नमस्कार, आपके साथ मैं गरिमा सिंह। भारत एक्सप्रेस पर हम लेकर आए हैं सत्य एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर और राइटर सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और दिखाना बेहद जरूरी है और सत्य को आवाज देना तो और भी जरूरी है। सत्य में हम आपको पूरा देश दिखाएंगे, घटनाएं दिखाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे और इन सब के पीछे का वो कड़वा सत्य भी आपको नजर आएगा जो अक्सर कई परतों के नीचे दबा होता है। शुरुआत करते हैं दिल्ली की सियासत के उस सत्य के साथ जो अब नुमाया हो रहा है। आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी, 10 साल का सफल इतिहास, लेकिन होली से ठीक पहले संकट का सबसे बड़ा दौर। केजरीवाल के सबसे करीबी और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े और कद्दावर नेता इस समय जेल में हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं और तपिश पहुंच रही है अरविंद केजरीवाल तक और यह साफ भी हो गया है कि सिसोदिया की होली अब जेल में मनाई जाएगी। आगे क्या होगा इस पर अभी कोई कयास नहीं है, लेकिन तय ये भी है कि जिस तरीके से अब सिसोदिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और बहुत लंबे समय आगे का भी कयास लगाना अभी मुश्किल है, तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके पूरे स्क्वाड के लिए ये सबसे बड़ा संकट का दौर। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सबसे मुश्किल दौर में। कभी केजरीवाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया शराब घोटाले से संकट में है। दरअसल शराब स्कैम में आरोपी मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी इस बार सिसोदिया को तिहाड़ में होली मनानी होगी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं और इनके जो आकाएं जिन्होंने ये सब भ्रष्टाचार करवाया है वो भी बहुत जल्द उसी जगह पहुंचेंगे जहां पे मनीष और सत्येंद्र जैन है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर सियासी गदर मचा हुआ है। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल सरकार चोर है के नारे लग रहे हैं। दिल्ली सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं तो कहीं पोस्टर वॉर चल रहा है। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे 9 महीने से सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, हम इनका पुतला भी फूकेंगे और दिल्ली की सड़कों पर हम अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र भी मांगेंगे। सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आप नेता इसे सीबीआई का दुरुपयोग करार दे रहे हैं। ऐसा समय हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है सबको कि उस व्यक्ति ने जिसने कि शिक्षा के माध्यम से लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम किया, उसके साथ इस प्रकार से ज्यादती हो रही है। लेकिन समय समय की बात है, बहुत जल्द मनीष जी वापस आ जाएंगे। शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हो रही है। साथ ही सिसोदिया पर कार्रवाई के बाद अरविंद केजरीवाल तक जांच की आंच करीब आ रही है। दिल्ली से आदित्य द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। राकेश सिंह मेरे सहयोगी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनका रुख करेंगे क्योंकि तकरीबन हफ्ते भर से या उससे भी ज्यादा से राकेश इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। राकेश, अब मैं आगे का सत्य समझना चाहती हूं। इस सियासत में हमने देखा है कि आज जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया मनीष सिसोदिया को, और अभी थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी को मैं सुन रही थी तो मनोज तिवारी कह रहे थे कि बहुत सहानुभूति है ईडी और सीबीआई के, तब जाकर इतना समय ले रही हैं तमाम जांच एजेंसियां। ऐसे में अब जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं वो सत्य समझाएं दर्शकों को। कैबिनेट नोट दाखिल किया गया राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से, और वो कैबिनेट नोट ये बताता है कि शराब नीति को मंजूरी कैबिनेट की बैठक में मिली। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। तो जिस तपिश का हम जिक्र कर रहे हैं या फिर जो अभी भी सियासी सुगबुगाहट का हिस्सा है, उसके सत्य होने में अभी कितना विलंब और कितनी देर? जी गरिमा, देखिए जिस कैबिनेट नोट की आप बात कर रही हैं जी, कैबिनेट नोट पे यही था कि आखिरकार जब कैबिनेट नोट तैयार हुआ तो वो टाइम से एलजी के पास क्यों नहीं पहुंचा। ठीक है, 48 घंटे बाद एलजी को क्यों मिला। मीटिंग होनी थी उसी दिन और पहुंचता है अगले दिन, आखिर क्यों।
तो जब सुनवाई चल रही थी, पिछली सुनवाई चल रही थी, उस दौरान जो है केस डायरी, ये केस डायरी में ही तमाम चीजें आती हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन से पेपर्स हैं, ये सब केस डायरी में लिखित होता है। जब कोई भी FIR दर्ज की जाती है गरिमा, तो उसमें जो है ये चीजें लिखित होती हैं। तो केस डायरी मांगी थी, लेकिन जब आज सुनवाई हुई तो इन चीजों पे थोड़ा कम बहस हुई, मीडिया को लेकर के ज्यादा बहस हुई जी। और साफ तौर पे CBI का यही कहना था कि देखिए, जिस तरीके से मामला चल रहा है, मीडिया इसका राजनीतिककरण कर रही है, लिहाजा जो है जो आम आदमी पार्टी मीडिया को बताती है वही खबरें चलती हैं। इस पे जो है आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया और ये कहा कि ये गलत बोल रहे हैं। सीबीआई खुद जो है खबरें प्लांट कराती है। हम सुबह से सुन रहे हैं टीवी पे कि मनीष को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा, यानी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। इस पे जज ने कहा कि देखिए, बाहर क्या कुछ हो रहा है इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, कोर्ट का इससे कोई तारुफ नहीं है, इस पे हम बहस नहीं करेंगे। लिहाजा जो है जब बात हुई तो उस दौरान जो सीबीआई है उसने कहा कि हमको अब रिमांड की जरूरत नहीं है जी। लेकिन अगर राकेश आप संक्षेप में मेरे दर्शकों को ये सत्य बता पाएं कि एक ख्याल ऐसा भी है, एक सुगबुगाहट ये भी है कि अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द इन तमाम जांच एजेंसियों के घेरे में होंगे, ये सत्य माना जाए? जी बिल्कुल। देखिए, ये आंच कहीं न कहीं उन तक पहुंच सकती है। ठीक है। इसलिए कि आपने मनीष सिसोदिया का बयान देखा होगा, जब वो पहली बार सीबीआई की रिमांड में थे तो उन्होंने एक बयान दिया था और सोशल मीडिया पे कि इनका उद्देश्य मुझे पकड़ना नहीं है, इनका उद्देश्य आपको पकड़ना है, यानी केजरीवाल को पकड़ना है। तो कहीं न कहीं डर है। बिल्कुल। क्योंकि जिस कैबिनेट नोट की आप बात कर रही थी वो कैबिनेट नोट सही टाइम से एलजी के पास नहीं पहुंचा। बिल्कुल। GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो रही है, हाँ। उनको लूप में नहीं रखा गया। हालांकि आम आदमी पार्टी गरिमा ये कह रही है कि हमने कैबिनेट नोट सही टाइम से एलजी के पास भी भिजवाया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी भिजवाया। और ये माना जा सकता है राकेश, सियासत में सबके अपने अलग अलग सत्ते होते हैं, अपने अलग अलग तर्क होते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर किसी चीज को तथ्यों के आधार पर कोर्ट में रख रही है और कोर्ट ने उसी आधार पर पहले 5 दिन की रिमांड, फिर 2 दिन की रिमांड और फिर जुडिशियल कस्टडी, तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई के पास भी अपने तथ्य होंगे, अपने तमाम प्रूफ्स होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका। नजर आप बनाए रखें, हम आपके पास सत्य के लिए लगातार पहुंचते रहेंगे। लेकिन अब बिहार की सियासत में आए भूचाल की बात करेंगे, क्योंकि बड़ा भूचाल आज बिहार की सियासत में भी आया। सीबीआई ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से तकरीबन 3.5 घंटे की आज पूछताछ की है। आरोप यह है कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दिलवाई, यानी कि बहाली कराई। सीबीआई कल लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ करेगी। यह मामला 19 साल पुराना है और 19 साल पुराने इस मामले का सत्य सीबीआई खंगाल रही है। मुमकिन है कि पूछताछ के बाद यह सत्य आपके और हमारे सबके सामने जाहिर होगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला लालू यादव परिवार के गले की फांस बन रहा है। केस की जांच में जुटी सीबीआई ने एक्शन तेज कर दिया है। सीबीआई की टीम अचानक राबड़ी देवी के घर पहुंच गई। 12 अफसरों की टीम ने राबड़ी देवी से पूछताछ की, सवालों की बौछार की। जिस घोटाले की आंच लालू यादव के परिवार तक पहुंच रही है, वो घोटाला क्या है ये आपको बता देते हैं। साल 2004 से 2009 के बीच ये घोटाला हुआ। तब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। आरोप है कि लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन दी गई। राबड़ी देवी, हेमा और मीसा भारती के नाम जमीन कराई गई। जिन लोगों की जमीन इन्होंने खरीदी उन्हें रेलवे में तुरंत पोस्टिंग मिल गई। हमको एजेंसी से काम था, वो अपना काम किया चला। मैम, बार-बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को। अरे हजारों बार परेशान करेंगे हम लोग को। एक तरफ राबड़ी देवी सीबीआई के सवालों का सामना कर रही थी, दूसरी तरफ राबड़ी देवी के घर के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया। समर्थक सीबीआई वापस जाओ के नारे लगाने लगे।
राबड़ी को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। अरविंद केजरीवाल राबड़ी के समर्थन में खुलकर सामने आए तो तेजस्वी यादव ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। वो गलत है। इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा। भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता है। विपक्ष के अपने तर्क और अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी आरजेडी पर हमलावर हो गई। लालू परिवार ने जो कांड किया है बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार का, उस कांड में जो रही है उसी के अंदर लालू जी आज कई बार जेल के भी सफर कर चुके हैं। अब परिवार उस कसिंदे पे कसने को तैयार है। दूध का दूध, पानी का पानी होता है ना। अगर होगा कुछ तो उनमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और क्या स्वायत्त संस्था है, वो जिस पर भी हमारे ऊपर भी वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस केस में 15 मार्च को राबड़ी देवी, लालू यादव और मीसा भारती की पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले ही सीबीआई सवालों की लिस्ट लेकर राबड़ी के पास पहुंच गई। जाहिर है सीबीआई के इस एक्शन से लालू परिवार तो मुश्किल में है ही, साथ ही सियासी संघर्ष का बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सत्य, 19 साल पुराने मामले का सत्य। पटना से मधुकर आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, वो शायद बेहतर इस सत्य को आपके सामने रख पाए। मधुकर, 19 साल पुराना मामला है। राबड़ी देवी से पूछताछ हो चुकी है, कल लालू यादव से भी पूछताछ होनी है। तेजस्वी का बयान आया है। इधर दिल्ली से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है वहां की सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो सीबीआई, मैं बार बार ये बात कहती हूं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन केंद्र की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। क्या विपक्षियों का जो आरोप है उसको सत्य माना जाए, या फिर सीबीआई की अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके पीछे तथ्य होते हैं, उसके पीछे प्रूफ्स होते हैं, उसे सत्य माना जाए? 19 साल पुराने मामले का सत्य क्या है? देखिए गर्मा जी, आपने जो सत्य से बात शुरू की, अब दिन भर हम लोग अपने दर्शकों को बताते रहे कि क्या क्या हुआ, किस तरह से सीबीआई की टीम पहुंची, किस तरह से पूछताछ हुई, कितने घंटे हुई, ये जानकारी तो हम लोग देते रहे। लेकिन जिस तरह से सत्य की चर्चा आपने की है, तो जिस अरविंद केजरीवाल जी के ही बयान से हम लोग शुरू करें अगर, तो क्या आप विपक्ष में हैं, इस कारण अगर कोई आरोप आप पर लगा है तो उस आरोप की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उस आरोप की जांच अगर कोई एजेंसी करेगी, क्योंकि जांच का जिम्मा तो कोई एजेंसी को ही दिया जाएगा, और जब वो एजेंसी एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में काम करती रही है और वो जब जांच करेगी तो आप ये कहेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है? आप काम कीजिए। राबड़ी जी से अगर पूछताछ हो रही है तो उसमें बिहार का कामकाज कहाँ बाधित होता है? ये तो अपने आप में एक कुतर्क जैसी बात है। और विपक्ष के जो भी नेता हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस तरह की बातें करके वो क्या चाहते हैं, कि जब तक वो विपक्ष में रहें तब तक उनके घोटालों की जांच न हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सत्य को टटोलते हुए ये भी बात है कि सीबीआई को इस बात के लिए ताकीद करनी होगी कि पूरी तरह से दिखे कि ईमानदारी से जांच एजेंसी काम कर रही है, इस प्रोजेक्शन का भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल मधुकर, आपने तमाम चीजें जिस तरीके से कही हैं वही सत्य है कि विपक्ष में रहते हुए जांच नहीं हो सकती, सत्ता पक्ष में रहते हुए जांच नहीं हो सकती, तो जांच होगी कब? फिर केंद्र की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके डोर शट डाउन कर दिए जाएं। यानी कि आपको यहां भी मुश्किल है और यहां भी मुश्किल है। तो कुल मिलाकर कई दफा सियासी जो पेच होते हैं वो बड़े उलझे हुए नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने पॉइंट रखा वो वैलिड पॉइंट है, सत्य यही समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और अब बात राहुल गांधी की। इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेशी धरती पर वो लगातार अपने देश को शर्मसार कर रहे हैं। पहले वो चीन को शांति का उपासक मुल्क कहते हैं, जिसके बारे में किसी को संदेह नहीं कि वो विस्तारवादी नीतियों से चलता है। वो हमेशा बड़ी वैश्विक मंचों पर भारत का विरोध करता है। दूसरी तरफ वो पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार करते हैं, फिर वही राग अलापते हैं। और अब राहुल गांधी जो हैं वो देश की सत्ता को चुनौती देते हुए ये कह रहे हैं कि भारत सरकार चीन से डरती है।
पहली दफा राहुल गांधी ने ये बात नहीं कही है। हालांकि इसके पहले जब जब कहा, देश में कहा, इस बार कह रहे हैं तो देश के बाहर जाकर कह रहे हैं, क्योंकि इनके इस दिमागी फितूर का जवाब इन्हीं को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी ध्यान से सुन लें। लेकिन उसके बावजूद फितूर है कि जाता नहीं। चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 है। इसी चीन को लेकर राहुल गांधी बार बार अपने बयान पलट देते हैं। राहुल कभी चीन को शांति प्रिय देश का दर्जा दे देते हैं तो कभी चीन से सतर्क रहने की नसीहत देते हैं। राहुल गांधी इस वक्त लंदन में, मंच भले अलग था लेकिन राहुल के निशाने पर मोदी सरकार ही थी। चीन के बहाने राहुल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का हवाला दिया और बीजेपी आरएसएस पर जमकर प्रहार किया। China is much more powerful with us. How can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाता है। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को विवादों की आंधी बताया। राहुल गांधी विवादों की आंधी बन चुके हैं। मुझे लगता है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी कार्यशैली सब कुछ संदिग्ध सी है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, बल्कि इससे पहले 7 बार विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं राहुल गांधी। मई 2022 में ब्रिटेन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में निशाना साधा। अगस्त 2018 में जर्मनी में कहा भारत में रोजगार बड़ी समस्या। मार्च 2018 में मलेशिया में कहा नोटबंदी का प्रस्ताव कचरे के डिब्बे में डाल देता। मार्च 2018 सिंगापुर में कहा कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। जनवरी 2018 में बहरीन में कहा सरकार जॉब क्रिएट करने में नाकाम रही। सितंबर 2017 में अमेरिका में कहा नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है। जब यहाँ फेल हो गए तो आप वहाँ खेल कर रहे हो। अभी आप कहीं पे विदेश में पहुंच गए हैं, फिर कहाँ पहुंच जाएंगे पता नहीं। फिर कोसते कोसते कभी हो सकता है कि आप बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो चीन हो, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, या जहां पर भी वो जाते हैं, वो देश के ऑपोजिशन के खिलाफ ही आग उगलते हैं। जब वो कहते हैं विदेशी धरती पर कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, क्रांतिकारियों का और हर भारतीय का अपमान करते हैं जो 2 जून की रोटी कमाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता है। चीन को लेकर भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। बावजूद उसके राहुल बार बार विदेशी धरती से चीन की आड़ में मोदी सरकार को घेर रहे हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि दुनिया के ज्यादातर बड़े देश चीन की घेराबंदी में पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। चीन को खरी खरी सुनाने से भारत जरा भी नहीं चूकता, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सत्य क्या है, क्यों राहुल गांधी वैश्विक मंचों से उस हर मुद्दे को उठा रहे हैं जिस मुद्दे का उन्हें देश के भीतर जवाब मिल चुका है? प्रश्न ये है। कोमल बहल मेरी सहयोगी मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य आप तक पहुंचा पाएंगी। कोमल, ये बताएं कि आपको याद होगा 2 महीने पहले जब तवांग में झड़प चल रही थी, 2 या 3 महीने पहले, तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, सार्वजनिक मंच से कहा था, और ये कहा था कि राहुल गांधी ध्यान से सुन लें, ना तो मैं और ना हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब तक का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है, फोर्स डिप्लॉयमेंट। ये हिस्टोरिक है और ये सेना किसी और ने नहीं भेजी, ये भारत की लीडरशिप ने भेजी है। लेकिन वैश्विक मंच पर वही राग बार 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 कहना, ये समझ पर प्रश्न चिन्ह है या फिर आपकी नजर में ये कोई और सत्य है? देखिए गरिमा, सबसे पहले तो बात करें तो चुनाव के नतीजों की, तो चुनाव के नतीजे आपके हक में नहीं आ रहे हैं। चुनाव आप देश की धरती पर हारते हैं।
आप अमेठी की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की अगर अमेठी की बात कर ले तो एक समय में वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। आप वहाँ पर अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। हाल ही में त्रिपुरा, नागालैंड के नतीजे आते हैं, वहाँ पे कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिलता है। चाहे गुजरात चुनाव की बात हो जाए या दिल्ली के एमसीडी चुनाव की बात हो जाए, उपचुनावों की बात हो जाए, तो लगातार कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा खराब प्रदर्शन गरिमा हमें देखने को मिल रहा है। रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप जाकर के विदेश की धरती पर निकाल देते हैं, क्योंकि वीडियोस तो सामने हैं। और जिस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पर मुझे लगता है उस थिन लाइन को मैनेज किया जाना, एक थिन लाइन होती है ना, उसी को मैनेज किया जाना बहुत ज़रूरी है कि देश की सियासत का फ्रस्ट्रेशन, जैसा आप कह रही हैं, अगर ये सत्य है तो देश की सियासत का जो फ्रस्ट्रेशन है वो वैश्विक मंच पर ना उठाया जाए और इससे भारत के तौर पर, जैसे वो यूनियन ऑफ इंडिया का आइडिया कहते हैं, उसके तौर पर हम कहीं ना कहीं अपने ही मुल्क की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका इस बातचीत के लिए। अब कथनी और करनी, वैसे तो सियासत में दो अलग धाराएं होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की दोनों धाराएं इस समय एक धरातल पर नजर आ रही हैं। गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में लगातार 5वें दिन आक्रमण जारी है। अब तक बुलडोजर बोल रहा था, अब पुलिस की बुलेट बोल रही है, और सत्य यही है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रण लिया वो पूरा होता नजर आ रहा है। माफिया और गैंगस्टर मिट्टी में मिलते दिख रहे हैं। सीएम योगी की पुलिस उमेश पाल के हत्यारों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। पहले अरबाज को ढेर किया, अब 50,000 के इनामी बदमाश उस्मान चौधरी का गेम ओवर कर दिया। ये वही उस्मान है जिसने उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। ये वही उस्मान है जिसका नाम पहले विजय कुमार था। उस्मान की करतूत की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। सोमवार की अल सुबह जब प्रयागराज के लोगों की नींद भी नहीं टूटी थी, तब कौंदियारा में यूपी पुलिस स्पेशल मिशन पर थी। बदमाशों की तलाश में पहुंची पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर हो गया। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके बाद पुलिस की गोली से 50,000 का इनामी बदमाश उस्मान बुरी तरह से जख्मी हो गया। फायरिंग में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया है। आनन फानन में पुलिस उस्मान को लेकर हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उस्मान को मृत घोषित कर दिया। हत्या में शामिल 13 में से 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। एक आरोपी सदाकत अली गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी 10 लोगों की तलाश में एसटीएफ ने दिन रात एक कर दिया है। सूत्रों की माने तो योगी पुलिस अतीक के बेटे असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के बेहद करीब पहुंच चुकी है। कभी भी इन दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को असद और गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिल गई है। दोनों की लोकेशन नेपाल में एक साथ पाई गई है। इन्हें दबोचने के लिए एसटीएफ की 11 लोगों की टीम नेपाल भी भेजी जा चुकी है। असद और गुड्डू मुस्लिम के अलावा दूसरे शूटर्स और इनकी गैंग में शामिल लोगों पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। क्राइम ब्रांच और खुफिया विभाग भी जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस ने 20,000 मोबाइल नंबर को रडार पर लिया है। हत्याकांड से जुड़ी अहम बातचीत रिकॉर्ड करने की भी खबर है। पुलिस अभी तक 250 लोगों से पूछताछ कर रही है। अतीक गैंग के 150 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आज सुबह प्रयागराज पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता मिली, जब इस शूटआउट में शामिल उस्मान, जो कि कौड़ियारा थाने का प्रयागराज का रहने वाला था, वह उसी थाना क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। अतीक गैंग के बदमाश और करीबियों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। अभी तक अतीक के कई करीबियों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। 2 बदमाशों के एनकाउंटर के बाद बीजेपी नेता काफी उत्साहित हैं, तो विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। आज जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में दूसरा जो हत्यारा था वह भी मारा गया है, और मैं
पुलिस की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अपराध करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएंगे, प्रदेश को छोड़ करके भी भाग जाएंगे या देश की सीमा से बाहर जाएंगे, तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है वह निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी। शूटआउट केस में यूपी पुलिस अपना काम कर रही है, नेता अपनी सियासत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस सक्रियता दिखा रही है उससे लगता है कि इस केस के सभी आरोपियों पर कानून का शिकंजा बहुत जल्द कसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार में ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य आप तक पहुंचा पाएंगे। अभिषेक, जैसा हमने कहा कि अभी तक बुलडोजर गरज रहा था और अब बुलेट ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है और कह भी रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि जल्द से जल्द उमेश पाल हत्याकांड के जितने भी लोग हैं, जो फरार लोग हैं, वो या तो गिरफ्त में होंगे या मारे जाएंगे। जी बिल्कुल गरिमा, मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार सठे साठ्यम समाचरित टिट फॉर टैट, यानी कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपके साथ वैसी ही आपको सजा मिलेगी, आपका इनकाउंटर किया जाएगा, गाड़ी भी पलट सकती है। और यही वजह, इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि आज प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कौंदियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत विजय चौधरी उर्फ उस्मान उर्फ छर्रा उर्फ नान बाबा के नाम से मशहूर जो ये अपराधी था, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस ने पहले आत्मसमर्पण की बात कही, लेकिन जब दूसरी तरफ से फायरिंग की गई, अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई, एक अपराधी इस पूरे मामले में फरार होकर के भाग निकला। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी, उसको पुलिस ने आज मुठभेड़ में मार गिराया है। 5 राज्यों के 50 ठिकानों से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और बिल्कुल अभिषेक, अमूमन होता है कि सियासत में कथनी और करनी का भेद देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भेद की ये जो दोनों धाराएं हैं ये मिली हुई नजर आ रही हैं और एक तरीके से जो प्रण है योगी सरकार का वो पूरा होता हुआ भी दिख रहा है। और कौन नहीं चाहेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता क्यों नहीं चाहेगी कि माफियाओं और गैंगस्टर्स का वहां से सफाया हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए। सत्य में हमने कोशिश की, जो खबरें हमने आपको दिखाई उनके पीछे का सत्य भी हम आप तक पहुंचा पाए। और कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।